निमोनिया एक ऐसा इन्फेक्शियस डिजीज होता है जिस वजह से हमारे लंग्स के अंदर जो एल्वियोलाई होते हैं, इस एल्वियोलाई के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है और एल्वियोलाई के अंदर फ्लूइड या फिर पस जमा हो जाते हैं, जिस वजह से हमारे लंग्स के अंदर गैस एक्सचेंज में प्रॉब्लम होता है और अलग अलग रेस्पिरेटरी सिम्टम्स भी दिखाई देने लगते हैं। इस डिजीज का हम एक प्रॉपर डेफिनेशन समझ लेते हैं। निमोनिया इज एन acute infection of the lungs characterized by the inflammation of alveoli which fill with fluid or pus, leading to problem in gas exchange and other respiratory symptoms। जैसा कि अभी हमने देखा था कि निमोनिया एक टाइप का अक्यूट इन्फेक्शन होता है हमारे लंग्स का, जिस वजह से हमारे एल्वियोलाई के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है और इसी इन्फ्लामेशन के वजह से हमारे एल्वियोलाई के अंदर फ्लूइड या फिर पस पूरी तरह से जमा हो जाते हैं, जिस वजह से हमारे लंग्स के अंदर गैस एक्सचेंज करने में प्रॉब्लम होता है और अलग अलग रेस्पिरेटरी सिम्टम्स भी दिखाई देने लगते हैं। सो ये तो था इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन अबाउट निमोनिया। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। नेक्स्ट हम इटियोपैथोजेनेसिस ऑफ निमोनिया डिजीज के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि निमोनिया किस वजह से होता है, इस डिजीज के पीछे कॉजेज क्या क्या हैं, इनके बारे में डिटेल में समझ लेते हैं। Pneumonia develops when infectious organisms such as bacteria like Streptococcus pneumonia, viruses, or fungi enter the lower respiratory tract. This pathogen enter in the alveoli. Once they reach alveoli, they trigger an inflammatory response where immune cells like neutrophils accumulate, causing alveolar filling with fluid or pus. This result in problems during oxygen exchange and cause lung stiffness and respiratory distress. Pneumonia also occurs when stomach contents enter the lungs, causing chemical injury followed by bacterial infection. किसी भी हेल्थी इंसान को निमोनिया तब होता है जब इस हेल्थी इंसान के लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर इन्फेक्शियस ऑर्गेनिजम्स जैसे कि बैक्टीरिया लाइक स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, वायरसेस या फिर फंगाई अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद ये इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म इस हेल्थी इंसान के एल्वियोलाई के अंदर पहुंच जाते हैं। अब जैसे ही ये इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म एल्वियोलाई के अंदर पहुंचेंगे, वैसे ही हमारे बॉडी का जो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स होता है वो ट्रिगर हो जाता है, जिस वजह से इम्यून सेल्स जैसे कि न्यूट्रोफाइल्स हमारे एल्वियोलाई के अंदर एक्यूमुलेट हो जाते हैं और इस वजह से हमारे एल्वियोलाई के अंदर फ्लूइड या फिर पस भी जमा होने लगता है, जिस वजह से हमारे लंग्स के अंदर ऑक्सीजन एक्सचेंज में प्रॉब्लम होता है और हमारा जो लंग है वो काफ़ी स्टिफ हो जाता है और रेस्पिरेशन भी काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रेस होने लगता है। इसी के साथ साथ अगर हमारे स्टमक का कंटेंट जैसे कि कोई भी खाना या फिर हमारे स्टमक का जो एसिड है वो किसी तरीके से हमारे लंग्स के अंदर चले जाता है, तो लंग्स के अंदर जाने के वजह से भी पेशेंट को निमोनिया डिजीज हो सकता है। सो ये तो था इटियोपैथोजेनेसिस ऑफ निमोनिया। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। नेक्स्ट हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ निमोनिया के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि निमोनिया डिजीज के साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, इस डिजीज का लक्षण क्या है, इसके बारे में डिटेल में समझ लेते हैं। कॉमन सिम्टम्स इंक्लूड फीवर, chills, productive or dry cough, chest pain that worsens with breathing and shortness of breath. Patients may also experience fatigue, loss of appetite, and rapid breathing. In severe cases, cyanosis, confusion, and low oxygen saturation may occur. जिन पेशेंट को निमोनिया हो जाता है, ऐसे पेशेंट को फीवर काफ़ी ज़्यादा होने लगता है, यानी कि ऐसे पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा बुखार होने लगता है। साथ ही साथ पेशेंट को चिल्स महसूस होता है, यानी कि ऐसे पेशेंट को ठंड काफ़ी ज़्यादा लगने लगता है। इसी के साथ साथ निमोनिया वाले पेशेंट को ड्राई कफ होने लगता है या फिर कभी-कभी प्रोडक्टिव कफ होने लगता है, यानी कि जब पेशेंट कफ करेंगे या फिर खांसेंगे तो खांसते वक्त जो बलगम है, जो म्यूकस होता है, वो भी बाहर निकलना चालू हो जाता है। काफ़ी सारे पेशेंट ऐसे भी होते हैं जिनको चेस्ट पेन होने लगता है और ये चेस्ट पेन ब्रीदिंग करने के साथ-साथ और ज़्यादा वर्स हो जाता है। इसी के साथ-साथ पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी होने लगता है, पेशेंट को फटीग महसूस होता है, पेशेंट का जो एपेटाइट है यानी कि जो पेशेंट का भूख होता है, वो भी लॉस हो जाता है और पेशेंट का जो ब्रीदिंग है, वो काफ़ी रैपिड भी होने लगता है।
सीवियर केसेस में पेशेंट को साइनोसिस डिजीज भी हो जाता है, यानी कि पेशेंट के नेल्स और हाथों का जो कलर है वो थोड़ा सा ब्लूइश होना चालू हो जाता है। इसी के साथ साथ पेशेंट को कंफ्यूजन भी होने लगता है और पेशेंट का जो ऑक्सीजन सैचुरेशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा लो होना चालू हो जाता है। सो ये तो था क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी कि साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ निमोनिया। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। नेक्स्ट हम नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ निमोनिया के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि इस डिजीज को बिना किसी मेडिसिन या फिर बिना किसी ड्रग के किस तरीके से मैनेज किया जाता है, इसके बारे में डिटेल में समझ लेते हैं। एंश्योर एडिक्वेट रेस्ट एंड स्टे एट होम अंटिल रिकवरी। जिस पेशेंट को निमोनिया डिजीज है, ऐसे पेशेंट को अच्छे खासे अमाउंट में रेस्ट करना चाहिए और घर पे तब तक रहना चाहिए जब तक पेशेंट निमोनिया से रिकवर नहीं हो जाते हैं। मेंटेन प्रॉपर हाइड्रेशन विथ वाटर, ओरल फ्लूइड्स एंड सूप्स। जिन पेशेंट को निमोनिया है, ऐसे पेशेंट को अपने बॉडी का जो हाइड्रेशन लेवल है वो अच्छे तरीके से मेंटेन करके रखना चाहिए। और हाइड्रेशन को मेंटेन करने के लिए पेशेंट वाटर का सहारा ले सकते हैं, ओरल फ्लूइड कंज्यूम कर सकते हैं या फिर वेजिटेबल सूप्स को भी कंज्यूम करते हैं। अवॉइड स्मोकिंग एंड स्टे अवे फ्रॉम पोल्यूटेड एनवायरनमेंट्स। जिन पेशेंट को निमोनिया है, ऐसे पेशेंट को स्मोकिंग पूरी तरह से अवॉइड करना चाहिए और जो पोल्यूटेड एनवायरनमेंट होते हैं, यानी कि ऐसे एनवायरनमेंट जहां पर प्रदूषण काफ़ी ज़्यादा है, ऐसे एनवायरनमेंट से दूर रहना चाहिए। प्रैक्टिस गुड हाइजीन, फ्रीक्वेंट हैंड वॉश एंड यूज ऑफ सैनिटाइजर्स। जिन पेशेंट को निमोनिया है, ऐसे पेशेंट को अपना जो हाइजीन है वो काफ़ी अच्छा रखना चाहिए, फ्रीक्वेंट हैंड वॉश करना चाहिए और सैनिटाइजर्स का यूज़ भी करना चाहिए। यूज अ मास्क टू प्रिवेंट स्प्रेडिंग इन्फेक्शन टू अदर्स। जिन पेशेंट को निमोनिया डिजीज हो जाता है, ऐसे पेशेंट को मास्क पहनना चाहिए। मास्क पहनने से ये जो निमोनिया इन्फेक्शन है ये दूसरों लोगों में फैलने से बच जाता है। कीप द रूम वेल वेंटिलेटेड। जिन पेशेंट को निमोनिया है, ऐसे पेशेंट को अपना जो रूम है वो काफ़ी अच्छे तरीके से वेंटिलेटेड करके रखना चाहिए। यूज स्टीम इनहेलेशन और नेबुलाइजर इफ ब्रीदिंग डिफिकल्टी और थिक सिक्रेशन आर प्रेजेंट। यूज ओनली व्हेन एडवाइज्ड बाय फिजिशियन और डॉक्टर्स। जिन पेशेंट को निमोनिया है, ऐसे पेशेंट को स्टीम इनहेलेशन या फिर नेबुलाइजर का इस्तेमाल भी करना चाहिए। अगर ऐसे पेशेंट को ब्रीदिंग में काफ़ी डिफ़िकल्टीज होते हैं या फिर इनके जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का म्यूकस है वो काफ़ी थिक हो जाता है, काफ़ी थिक सिक्रीशन निकलता है, तो ऐसे कंडीशन में फिजिशियन के ऑब्जर्वेशन में एंड फिजिशियन के एडवाइस के बाद इनहेलेशन एंड नेबुलाइजर का यूज़ करना चाहिए। फॉलो प्रॉपर कफ एटिकेट। जिन पेशेंट को निमोनिया डिजीज है, ऐसे पेशेंट को प्रॉपर कफ एटिकेट फॉलो करना चाहिए। अगर ऐसे पेशेंट अपने कफ को कहीं पर भी डिस्पोज कर देते हैं, तो इस वजह से ये जो निमोनिया डिजीज है वो दूसरों लोगों में भी फैलने के चांसेस हो जाते हैं। मेंटेन एडिक्वेट न्यूट्रिशन टू सपोर्ट रिकवरी। जिन पेशेंट को निमोनिया डिजीज है, ऐसे पेशेंट को अपने बॉडी का जो न्यूट्रिशन है वो अच्छे तरीके से मेंटेन करके रखना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर न्यूट्रिशन की वजह से ही पेशेंट का जो रिकवरी है वो और अच्छे तरीके से एंड फास्ट तरीके से हो जाता है। सो ये तो था नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ निमोनिया। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। नेक्स्ट हम फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ निमोनिया के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि निमोनिया डिजीज को मेडिसिन एंड ड्रग का यूज करके किस तरीके से मैनेज किया जाता है, इसके बारे में डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहला है एंटीबायोटिक्स। इसके एग्जाम्पल है अमोक्सिसिलिन, अजिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, सेफ्ट्राइएक्सोन एंड लेवोफ्लॉक्सासिन। ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं निमोनिया डिजीज को ठीक करने के लिए। ये मेडिसिन पेशेंट के बॉडी के अंदर जाते हैं और जिस वजह से इन्फेक्शन हुआ है, जिस बैक्टीरिया की वजह से निमोनिया हुआ है, उस बैक्टीरिया को एलिमिनेट करने का काम करते हैं एंड हमारे लंग्स के अंदर जो इन्फ्लामेशन है उसको भी रिड्यूस करने का काम करते हैं। नेक्स्ट है एंटीवायरल्स। इसके एग्जांपल है ओसेल्टामिविर एंड असाइक्लोविर। ये मेडिसिन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और ये मेडिसिन पेशेंट को तब दिया जाता है जब फिजिशियंस को ये पता हो कि वो निमोनिया किसी न किसी वायरस के वजह से हुआ है। इसके बाद है एंटी फंगल्स। इसके एग्जांपल है फ्लूकोनाजोल एंड एम्फोटेरिसिन बी। ये मेडिसिन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और ये मेडिसिन फिजिशियन पेशेंट को तब देते हैं जब वो आइडेंटिफाई कर लिए हों कि पेशेंट का जो निमोनिया है वो किसी न किसी फंगाई या फिर फंगस के वजह से हुआ है।
लास्ट है सपोर्टिव मेडिकेशंस। इसके अंदर आते हैं एंटीपायरेटिक्स लाइक पैरासिटामोल, ये इस्तेमाल होता है फीवर के लिए। कफ सप्रेसेंट जैसे कि डेक्स्ट्रोमिथॉर्फिन या फिर कोडिन, इसका यूज किया जाता है पेशेंट का जो कफ है उसको ठीक करने के लिए। और लास्ट है ऑक्सीजन थेरेपी फॉर हाइपोक्सिया। इसका यूज तब किया जाता है जब पेशेंट को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो ब्रीदिंग में और पेशेंट का जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है वो काफी लो हो, तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। सो ये तो था फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ निमोनिया। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। सो यहाँ पर निमोनिया चैप्टर अच्छे तरीके से खत्म होता है। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड किसी भी टाइप के क्वेश्चन या फिर डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।